Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mudassar Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year, chapter number 6 और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 प्रॉपर्टीज यानी बाइंडिंग एनर्जीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और कोवलेंट एंड आयोनिक रेडियस को स्टडी किया. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जिन प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे उनमें पहले नंबर पर है पैरामैग्नेटिज्म और फिर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज पैरामैग्नेटिज्म. माय डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिज्म में हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. इनमें सबसे पहली जो बात है दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. माय डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. यानी ऐसी सब्सटेंस जिन्हें जब आप मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये उनसे वीकली क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं. जिसकी मिसाल आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ी थी, ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. तो अगर ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो जब मैं ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड के करीब लेके आता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी? अट्रैक्ट. जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये मेरे पास लिक्विड ऑक्सीजन है. जैसे ही मैं इसके पास मैग्नेट लेके आता हूं तो लिक्विड ऑक्सीजन इस मैग्नेट की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट. एक और मिसाल ले लीजिए कि जैसे फर्ज कर लें कि इस ट्यूब में मेरे पास कॉपर सल्फेट है. अब जैसे ही मैं इस कॉपर सल्फेट के करीब मैग्नेट लेके आता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है ये अट्रैक्ट होता है, ये करीब होता है किसके? मैग्नेटिक फील्ड. माय डियर स्टूडेंट, जो दूसरी बात है इसमें दैट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसी सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली क्या हो? रिपेल हो. गोया के पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक दूसरे का उलट है. बहरहाल डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो. जैसा कि ये मेरे पास है एलिमेंट बिस्मिथ. अब जैसे ही मैं इस बिस्मिथ के करीब मैग्नेट लेके आता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिस्मिथ है ये मूव नहीं करता मैग्नेट के करीब, बल्कि ये मैग्नेट से क्या होता है? रिपेल होता है. इसी तरह एक और मिसाल है जैसे ZnCl2 जिंक क्लोराइड. तो 2 तरह की सब्सटेंसेस हो गई, पैरा जो अट्रैक्ट हो, डायामैग्नेटिक जो रिपेल हो. माय डियर स्टूडेंट्स, बात यहां पर यह है कि सर ऐसी क्या वजह है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती हैं. याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक करैक्टर अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल. यानी जब भी किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सब्सटेंस बिहेव शो करेगी किस तरह का? पैरामैग्नेटिक. यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी? अट्रैक्ट होगी. यूं मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. किसी सब्सटेंस में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा. लाइकवाइज अगर मैं आपसे कहूं कि अगर पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है देन व्हाट अबाउट
डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, बल्कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो मैग्नेटिक करैक्टर है, मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस is expressed in terms of magnetic moment। किसी भी सब्सटेंस का जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम जाहिर करते हैं किसकी टर्म्स में, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब सर क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। याद रखिएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अराइजेस ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से अराइज करती है, और अगर पैरामैग्नेटिक की बात की जाए तो वो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो अनपेयर्ड होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैंने कह दिया कि मैग्नेटिक जो करैक्टर है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की शक्ल में जाहिर किया जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा कि इसके जो यूनिट है दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, जिसे आप BM से जाहिर करते हैं, और याद रख लीजिए कि 1 बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH ओवर 4 पाई MC। H आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यूं हम किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी बात कही ये मैंने पैरामैग्नेटिक के लिहाज से बात कर दी। अगर मैं बात करूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में तो याद रखिएगा कि व्हेन एन एटम कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। जब किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसल करते हैं, जिसके नतीजे में वो सब्सटेंस क्या बन जाती है, डायामैग्नेटिक। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको कुछ पैरामैग्नेटिक बताया, कुछ डायामैग्नेटिक बताया, फिर मैंने कहा कि पैरामैग्नेटिक को हम जाहिर करते हैं, मैग्नेटिक करैक्टर को हम जाहिर करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स। मैं ना आपके साथ आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए एक बात ये करना चाहता हूं कि आखिर सर ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता अल्फाज से मैग्नेटिक मूवमेंट यानी ये मूवमेंट है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मेरे पास ये ग्लास रॉड है। अब मैं कहता हूं कि ये ग्लास रॉड क्या है, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप देखिएगा कि जब मैं इस ग्लास रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आता हूं तो ये ग्लास रॉड अपने आप को इस शक्ल में ले आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करे। अवॉइड करने से मुराद ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, रिपेल होता है। इसके बरक्स अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है लाइक एल्यूमिनियम, जब मैं इस एल्यूमिनियम को लेके आता हूं मैग्नेटिक फील्ड में तो आप देख सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम है ये खुद को अलाइन कर लेती है, खुद को अट्रैक्ट कर लेती है, किसमें, इन द मैग्नेटिक फील्ड। जरा दोनों केसेस में देखिएगा कि एल्यूमिनियम ने अलाइनमेंट कर ली और जो ग्लास रॉड है वो उसको अवॉइड करता है, क्योंकि वो उससे क्या होता है, रिपेल होता है। ये तो था थोड़ा सा कंसेप्ट मैग्नेटिक मूवमेंट का। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि आपने अल्फाज में तो सर कह दिया कि जी ये मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली होता क्या है जब आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो जरा देखिएगा कि ये मेरे पास एक सब्सटेंस है और इसमें मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इसमें ये जो एरो हैं ये टिनी स्मॉल मैग्नेट्स।
इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जरा गौर कीजिएगा कि ये रैंडमली अरेंज है, मतलब किसी का साउथ किस तरफ है, किसी का नॉर्थ किस तरफ है, रैंडम। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये सारे खुद को अलाइन कर लेते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हर जो मैग्नेट है वो अपना साउथ पोल अप्लाइड फील्ड के नॉर्थ की तरफ और जो सब्सटेंस है वो अपना नॉर्थ पोल अप्लाइड फील्ड के साउथ पोल की तरफ कर लेता है, यानी ये खुद को क्या कर लेते हैं, अरेंज। इस दौरान जो मूवमेंट पैदा होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसी मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो फील्ड है वो एक दूसरे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मौजूद जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल। बड़ा ही लॉजिकल एक क्वेश्चन उठना चाहिए यहां पे, सर ठीक है हमने ये बात मान ली कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसका तो कोई काउंटर पार्ट इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको कैंसिल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, वो अनपेयर्ड है। तो जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो अपनी अलाइनमेंट कर लेता है। सर जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं ना, आप कहते हैं कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो सर ठीक है, क्या यहां पे ये अल्फाज आना बेहतर नहीं था कि चूंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चूंकि सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, तो सर वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट शो नहीं करती। यानी कहना यह चाहिए था कि सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ना तो अट्रैक्ट होती है ना रिपेल, लेकिन हमने क्या कह दिया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, रिपेल। हालांकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मौजूद जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। नो नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के मूवमेंट को तो कैंसिल करते हैं, तो फिर भी ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। सर कैसे? माय डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ब्लॉक, अब जैसे ही मैं इस सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है। जैसा कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक पार्टिकल है, अगर उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो जब आप उसके ऊपर कोई दूसरा फील्ड उसके करीब लेके आते हैं तो उस सब्सटेंस में फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट। इसी तरह जब मैं इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे कोई दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एटम अपना एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये रिपेल करता है, ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन है टू द अप्लाइड फील्ड। यानी बात ये करना चाह रहा हूं कि जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के करीब उस पे अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो चूंकि सब्सटेंस का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि इनमें क्या स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन। तो ये एक्चुअल वजह है, नहीं तो एक लम्हे के लिए ज़हन कहता है सर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन होगा। आज पता चला क्यों, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको डेफिनेशंस और फिर यह भी बताया कि क्यों पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों रिपेल होती। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, खास करके 3D सीरीज जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है, यानी स्कैंडियम टू जिंक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिज्म का जो करैक्टर है इसकी वेरिएशन क्या है अलोंग द 3D एलिमेंट्स, यानी फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया। इस टेबल में एक कॉलम में मैंने आयन लिख दिया, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड सो ऑन। दूसरे कॉलम में मैंने इन आयन की
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। तीसरे कॉलम में मैंने इनमें मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए और चौथे कॉलम में, फोर्थ कॉलम में मैंने इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो किसके यूनिट्स में है, बोहर मैग्नेटॉन की शक्ल में है, वो लिख दी। अब देख सकते हैं इस सारे 3D एलिमेंट्स का जो टेबल है, इस सारे टेबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn2+ आयन एंड Fe3+ आयन। इसका मतलब है कि इन दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने कितने हैं, 5 इसी वजह से इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट बकिया तमाम एलिमेंट्स के, इसके ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसकी है, सबसे ज्यादा जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो किसका है, Mn2+ का और Fe3+ का। वजह मैंने आपको बता दी और दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट बोहर मैग्नेटॉन में क्या है, सेम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी टेबल को मैं अपने जहन में आप रखें तो आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ में जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग एटॉमिक नंबर है और वाई एक्सिस के अलोंग पैरामैग्नेटिज्म है, तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ की पीक पर दो आयन्स मौजूद हैं, एक Mn2+ और एक Fe3+, क्योंकि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस ग्राफ के राइट और लेफ्ट पर चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होता जाता है, कम, और अल्टीमेटली स्कैंडियम और जिंक पे आके पैरामैग्नेटिक करैक्टर जीरो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाती है, जीरो, और मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि मैंगानीज और आयरन में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। आपके इंटरेस्ट के लिए आपको एक और बात बताया देता हूं, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। किसी भी सब्सटेंस की पैरामैग्नेटिज्म को मेजर कैसे किया जाता है, माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड गॉयज मेथड। इसमें हमने करना क्या है, हमने जिस भी सब्सटेंस का ये पता चलाना है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, हम उस सब्सटेंस का वेट कर लेते हैं इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मेरे पास ये कोई भी एक सब्सटेंस है जो कि मैंने पता चलाना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको एक बैलेंस के एक पलड़े में, एक तराजू के एक पलड़े में इसको प्लेस कर दिया। अब अगर ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में इस सब्सटेंस का वेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जैसा कि आप ये सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन अगर यही सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगी तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा इस सब्सटेंस का वेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज, जैसा कि आप ये थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं। सो बात ये तय हुई कि अगर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा, और अगर कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका वेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द अपीरेंट चार्ज विद साइन, यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम विच इट वुड कैरी इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में मौजूद एटम पर जितना चार्ज होता है वो उस एटम की क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम है इट मे बी जीरो, इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव, और इट मे बी इन फ्रैक्शन। बहरहाल हमने जो आज ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिहाज से करना है और फिर
पर्टिकुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट में जो फर्स्ट ट्रांजिशन यानी 3D सीरीज है विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक. माय डियर स्टूडेंट्स, almost all transition elements show variable oxidation state. माय डियर स्टूडेंट, जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो डी ब्लॉक के हैं चाहे वो एफ ब्लॉक के हैं, दे ऑलमोस्ट ऑल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सबसे पहले मैं आपके सामने रीजन रखना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. माय डियर स्टूडेंट, अगर आप डी ब्लॉक की ही बात कर लें तो इसमें आपने पढ़ा था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसे आप 3D सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो इनकी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, जैसा कि आपने इस चैप्टर के इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा, वो क्या बनती है n-1d, और d में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 to 10, और साथ क्या आ जाता है ns, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 to 2. यहां पे ये जो n है इट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यानी अगर मैं s के साथ जो n है वहां पे लिख देता हूं 4, तो d के साथ क्या आ जाएगा 3, बन जाएगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए मैं s के साथ लिख देता हूं 5, तो d के साथ क्या आ जाएगा 4. बहरहाल मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूं कि मैं एक जनरल रीजन बताने लगा हूं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, खास करके डी ब्लॉक की, कि क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते. माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहली वजह है इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वो ये है कि ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन्स. यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं किसके इलेक्ट्रॉन्स को, एस इलेक्ट्रॉन्स. एक बात. दूसरी, अगर इसकी रीजन की बात की जाए तो याद रखिएगा एनर्जी ऑफ n-1d, ये जनरल n-1d लिख दिया, एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स आर ऑलमोस्ट सेम. इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली बी रिमूव्ड फ्रॉम n-1d ऑर्बिटल as easily as electrons can be removed from s orbital. यानी मैंने ये बात कही कि चूंकि n-1d और ms की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो जितना इजीली आप n-1d से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं उतनी ही आसानी के साथ वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ms ऑर्बिटल. दो बातें. तीसरी बात याद रखिएगा कि आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ns ऑर्बिटल, ns से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, द रिमाइंडर इज कॉल्ड, जो बाकी बचने वाला हिस्सा है स्पेशी का, दैट इज कॉल्ड कोर और कर्नल. इन मोस्ट केसेस कोर और कर्नल इज अनस्टेबल. यानी आपने ns के इलेक्ट्रॉन निकाल दी, जो पीछे स्पेशी बची वो स्पेशी क्या कहलाएगी, कोर और कर्नल. मैंने कहा वो कोर और कर्नल क्या होता है, अनस्टेबल. क्या करे कि खुद को स्टेबलाइज कर ले, वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज फर्दर लूज. उसमें से एक या दो या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, लूज कर देता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटआयन विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब ns के इलेक्ट्रॉन निकल गए, पीछे वाला हिस्सा अनस्टेबल हो गया, वो n-1d वाला जो हिस्सा है अब वो भी खुद को स्टेबलाइज करने के लिए मजीद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिमूव, जिसकी वजह से वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या करते हैं, शो. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहरहाल तीन वजूहात थी जिनकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जनरल ओवरव्यू दिया. अब मैं
पर्टिकुलर, नो डाउट कि यही लॉजिक्स होंगी। इन लॉजिक्स को यूज करते हुए मैं बात करूंगा अपने कोर्स में शामिल 3D ट्रांजिशन सीरीज की, यानी विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड सो ऑन। मैं अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं। जरा देखिएगा, मैंने आपके सामने 3D सीरीज में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दी। आइए जरा इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स विड्रॉ करते हैं और साथ ही उनकी रीजंस भी डिस्कस करते हैं। अगर आप इस टेबल में देखें तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, सक्सेसिव साथ साथ वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दे डिफर बाय 1 यूनिट। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो अगली 4 है, नहीं, मैंने कहा कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 1 यूनिट। एक बात, माय डियर स्टूडेंट्स, all the 3D transition elements show +2 oxidation states, और वो +2 oxidation state इनमें किसकी वजह से आती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। यानी तमाम 3D के एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनके s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। 2 बातें हो गई। माय डियर स्टूडेंट, तीसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। अगर आप इस टेबल को दोबारा से देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगानीज, मैंगानीज पे आके मैक्सिमम हो जाती है दैट इज +7, और फिर मैंगानीज से आप आगे चलें आयरन, तो आयरन से लेके जिंक तक ये क्या करती जाती है? डिक्रीज। यानी 2 हिस्से हो गए। यानी पहले में मैंने ये बात कही कि स्कैंडियम टू मैंगानीज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, मैंगानीज पे आके मैक्सिमम हो गई, फिर आयरन से जिंक पर जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाती है? डिक्रीज। अब इनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। पहले इससे पे आ जाइए, जो मैंने लिखा स्कैंडियम टू मैंगानीज, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है मैंगानीज पे जाके। इसकी रीजन को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको एक बात पहले ये बता दूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट is shown by manganese when manganese combine with fluorine और ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोडक्ट टेबल में क्या है? मैक्सिमम, जैसा कि KMnO4 में। यानी मैंगानीज मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। क्यों करता है बात अभी करते हैं, लेकिन मैंने कहा किन के साथ मिलकर करता है, जब ये फ्लोरीन के साथ मिले या ऑक्सीजन के साथ। अब स्कैंडियम से मैंगानीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सर इन एलिमेंट्स में स्कैंडियम से जब आप मैंगानीज तक जाते हैं, एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, वन थिंग। दूसरी बात यह है कि फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगानीज all the 4s and 3d इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसमें 4s और 3d में मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट। यूं मैं ये कह सकता हूं कि स्कैंडियम टू मैंगानीज तक जाते हुए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s एंड 3d। जैसे देख लीजिएगा कि अगर मैंगानीज +7 शो करता है तो मैंगानीज में s और d के इलेक्ट्रॉन को अगर आप काउंट करें तो इनकी टोटल जो तादाद बनती है दैट इज 7। और मैंने ये वही टेबल है जो इनिशियल लेक्चर्स में आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम से मैंगानीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इंक्रीज। जब आप आयरन से जिंक तक जाते हैं तो आप अगेन ये इनिशियल लेक्चर वाला टेबल देखें तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? डिक्रीज। तो वजह ये बनी कि आयरन से जिंक तक जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं, क्योंकि अब डी ऑर्बिटल की क्या स्टार्ट हो जाती है? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। 2 बातें। तीसरी वजह इसकी यह है कि जब आप आयरन से जिंक तक जाते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट या लूज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो बातें हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक पे उसने डिटेल से लिखी। मैंने टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये जो टेबल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स का दिया, मैंने इसमें हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, लेकिन याद रहे कि ये तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल नहीं। मैंने जिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रेड कलर में कर दिया, याद रखिएगा ये उस एलिमेंट की अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। दीज आर नॉट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दैट एलिमेंट्स। बात खत्म होगी। जाते जाते ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताया देता हूं। याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट एप्लीकेशंस के वाले से अगर बात करें तो याद रखिएगा पहली एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी कंपाउंड में एलिमेंट की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा, जैसा कि आप मैंगानीज के ऑक्साइड से देख सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन याद रखिएगा कि जो कोवलेंट करैक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि आप वैनेडियम के कंपाउंड्स को देख सकते हैं कि जिसमें जिस कंपाउंड में वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वहां पे कोवलेंट करैक्टर भी क्या है, ज्यादा। तीसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ही रिस्पॉन्सिबल है, आप क्या कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा, कैटालिस्ट। पूरे प्रोडिक्ट टेबल में बेहतरीन कैटालिस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो अगर कैटालिस्ट बेहतरीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो इसकी भी दो वजूहात हैं। एक तो इसकी वजह क्योंकि इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, और दूसरी अगेन इसकी वजह क्या है कि इनमें इन्वॉल्वमेंट है, या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से अपनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये जिस सब्सटेंस पे एक्ट करते हैं उसे आपने सबस्ट्रेट का नाम दिया था, ये सबस्ट्रेट को अपने साथ क्या कर लेते हैं, बाइंड। यानी कैटालिटिक एक्टिविटी भी अगर ट्रांजिशन मेटल्स की है तो उसमें से एक वजह क्या है कि दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट जो एप्लीकेशन है जो कि हम अगले लेक्चर में डिटेल से भी पढ़ेंगे, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज also due to the variable oxidation state। जैसे अगर आप देख लें ये वैनेडियम के कंपाउंड अगेन मैंने आपके सामने रखे, तो जैसे जैसे वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है इसके कलर भी साथ ही साथ क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो बहरहाल ये मैंने चंद एक एप्लीकेशन रखी और एक बहुत ही खूबसूरत एमसीक्यू के साथ उसका हिंट दूंगा और लेक्चर खत्म हो जाएगा। वो एमसीक्यू पहले देखिएगा कि क्या है, Which of the following species is most stable? ये 4 स्पीशीज लिख दी, जरा बताइएगा इनमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं, किसकी बुनियाद पर, ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर। याद रखिएगा, इसका हिंट देख लें, आपको इंशाल्लाह जवाब भी पता चल जाएगा कि ऐसे एलिमेंट्स which have D0 यानी जिनमें D में इलेक्ट्रॉन 0 हो, D5 D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, D में 5 इलेक्ट्रॉन है या D में 10 है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बकिया कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत क्या होती है, स्टेबल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये प्रॉपर्टी भी खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आखिरी लेक्चर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जिसमें हम बकिया 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और यूं फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।